तो पिछला जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1, जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, आपके इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हुआ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था वो लेक्चर, लेकिन इन दो ब्रांचेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए था, तो आपने पिछला लेक्चर देख लिया होगा। और उसके अंदर मैंने सेमीकंडक्टर्स के जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी रही हो या मोबिलिटी रही हो, इन सब को लेकर वहाँ पर मैंने बात करी थी। और आज हम जो बात करेंगे उसके आगे का टर्म होगी, जो कि लीकेज करंट को लेकर रहेगा। तो लीकेज करंट होता क्या है? नॉर्मली आप देखते हैं कि कोई भी हमारे पास में सेमीकंडक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर के अंदर में जब ये टेम्परेचर इसके ऊपर में एक इफेक्ट डालेगा, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ चार्ज पार्टिकल डेवलप हो जाते हैं। यानी कि आपने कोई अलग से वोल्टेज इसके ऊपर में लगाई नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपने अंदर में कुछ ना कुछ पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल होंगे, उनको अपने अंदर में डेवलप कर लेता है। वो क्यों करता है? क्योंकि वो थर्मली जो वाइब्रेशंस होती हैं उसके थ्रू वहाँ पर वो जनरेट हो जाते हैं। तो ये इनके कारण में जो भी करंट इसके अंदर में फ्लो करेगा उसको हम बोलते हैं लीकेज करंट बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं इसको एक दूसरा नाम दिया जाएगा, दैट विल नोन एज माइनॉरिटी कैरियर के नाम से जानेंगे। ठीक है, मेजॉरिटी कैरियर में बात करेंगे और माइनॉरिटी कैरियर को लेकर भी हम बात करेंगे। तो अब ये बताओ मेरे को आप लोग कि भाई मेरे लिए सबसे बेटर कौन सा होगा, कि टेम्परेचर का जिसके ऊपर में ज़्यादा इफेक्ट हो या कम इफेक्ट हो? बिल्कुल सही समझा होगा आपने कि जो भी मेरे पास में सेमीकंडक्टर है, टेम्परेचर से ज़्यादा उसके अंदर में वेरिएशन नहीं आए, यानी उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे, टेम्परेचर बेशक उसका इंक्रीज हो रहा हो, तो वो मेरे लिए ज़्यादा स्टेबल रहने वाला है। तो इसके अंदर में दो हमारे पास में सबसे ज़्यादा हम सेमीकंडक्टर्स के अंदर में पढ़ते हैं, या पूरी ईडीसी के अंदर में हम बात करेंगे तो जर्मेनियम को लेकर बात करेंगे, और एक मेरे पास में सिलिकॉन रहेगा। जर्मेनियम को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये थर्मली स्टेबल नहीं होता है, और सिलिकॉन जो होता है वो थर्मली स्टेबल मेरे पास में होता है, क्योंकि इसके अंदर में लीकेज करंट जो होता है, यानी कि माइनॉरिटी कैरियर्स जो डेवलप होंगे किसके थ्रू, थर्मल वाइब्रेशंस के थ्रू, या थर्मल जो भी इसके अंदर में प्रोसेसेस चल रही होंगी, तो वो बहुत कम होता है, और इस लीकेज करंट को हम आई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मेरे पास में थर्मल इसका करंट आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर हम बात करें तो जो आई नोट यानी कि जो मेरे पास में लीकेज करंट होगा वो जर्मेनियम के अंदर में माइक्रो एम्पियर्स के अंदर में होता है, और सिलिकॉन के अंदर में नैनो एम्पियर के अंदर में रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और माइक्रो का आपको पता है कि 10⁻⁻⁶ होता है, नैनो के अंदर में 10⁻⁹ होता है। तो यहाँ से आपको दिख पा रहा होगा कि सिलिकॉन के अंदर में ये लीकेज करंट जो है बहुत कम होता है। अब एक क्वेश्चन छोटा सा आप लोग के एक एग्जाम के अंदर में पूछ लिया जाता है, ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ये, कि 1 डिग्री जब टेम्परेचर सेल्सियस जो हमारे पास में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो कितनी परसेंट जो हमारे पास में लीकेज करंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग के पास में 7% होता है। और ये बोल दिया जाए कि भाई आई नोट जो वो डबल कितने पर होता है, तो जितने भी 10 डिग्री के टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं किसी भी, मान लो मेरे पास में एक सेमीकंडक्टर है, इसको मान लो मैंने 300 डिग्री पर इसको साथ में रखा हुआ है, 300 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन के ऊपर में मैंने इसको रखा हुआ है। अब मैं इसका टेम्परेचर जो है 310 कर देता हूँ, तो इसके अंदर में जो लीकेज करंट होगा वो इसका 2 गुना हो जाता है। यानी कि आप कहेंगे एक छोटा सा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि कितना इसके अंदर में इंक्रीज हो जाता है, और अब आप लोगों से ये पूछ लिया जाए किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर को लेके कितना उसके अंदर में चेंज आता है, तो आप आई नोट बताएंगे। ये मेरे पास में दूसरे टेम्परेचर के ऊपर में जो हमने बात करी थी ना, कि मैंने पहले 300 पर रखा और मैं 320 की बात कर रहा हूँ, 310 की बात कर रहा हूँ, तो कितना उसके अंदर में चेंज आएगा? तो आई नोट किस पर आएगा? ये 310 वाले टेम्परेचर पर आएगा। आई नोट यानी कि जो उसकी इनिशियल वैल्यू थी, और ये मेरे पास में 2 की पावर में चला जाएगा, 2 इंटू में T2 माइनस में T1 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ पर इसका फॉर्मूला आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो T2 मेरे पास में क्या था? 300 था, और T1 मेरे पास में क्या था? इनिशियली 300। तो इसको डिवाइड बाय 10 करेंगे तो यहाँ पर जो बचेगा मेरे पास में खाली 2 बचेगा, इसकी पावर मेरे पास में 2 बचेगी। तो आप बता सकते हैं कि इनिशियल करंट जो मेरे पास में लीकेज करंट आ रहा था उसका ये डबल हो गया अभी। तो इसका लीकेज करंट का इतना हमारे पास में यूज रखना है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। देखिए ये की पॉइंट्स है जो कि आपके बार बार छोटे छोटे क्वेश्चन इसके अंदर में पूछे जाते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर में डेफिनेटली आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, यानी कोई भी मैंने कोई भी मैंने एलिमेंट ले लिया, एक मेटल ले लिया, मान लो मैंने यहाँ पर कॉपर का ले लिया, तो कॉपर की अपने आप में कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं जो कि इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी रहेंगी, यानी कि ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं होंगी, मटेरियल के ऊपर में ये डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये मेरे पास में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल होती है। ये आपके लेंथ और एरिया के ऊपर में डिपेंड नहीं करती है, ये केवल और केवल ये डिपेंड करती है आपका क्या मटेरियल आप लोगों ने रखा हुआ है। क्योंकि मान लो मैंने कॉपर लिया और दूसरा मैंने एल्युमिनियम ले लिया, इनका एक छोटी सी चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि यूनिट एरिया यानी कि 1 मीटर स्क्वायर हम एरिया लेते हैं, और 1 मीटर लेंथ लिया मान लो,
और इसका भी मैंने 1 मीटर स्क्वायर एरिया लिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया, और इसकी भी लेंथ मैंने 1 मीटर ली। तो ये जो अपने आप में रेजिस्टेंस शो करेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। एल्युमिनियम की अलग होगी, कॉपर की अलग होगी, तो उसको हम यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट हमारे पास में ओम सेंटीमीटर होती है, या फिर हम इसको एसआई सिस्टम के अंदर में ओम मीटर के रूप में भी इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी को लेकर। काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन इसके अंदर में जो पूछे जाते हैं आपके 1 मार्क्स के अंदर में, वो ये होता है कि मान लो मैं मेटल की बात कर रहा हूँ, मेटल जैसे मेरे पास में कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सारी कॉपर हमारे पास में किस में आते हैं, मेटल के फॉर्मेशन में आते हैं। तो इनके ऊपर में पूछा जाता है कि टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस का क्या होगा। तो आपने पढ़ा था मेरे साथ में, जब मैंने इलेक्ट्रिक करंट आप लोगों को पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस उसका इंक्रीज हो जाता है। क्यों होता है उसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। मान लो यहाँ पर मेरे पास में जो एटम्स है, ये मेरे पास में इसके अंदर में एटम्स थे, एटम्स यहाँ पर होंगे, और इनके बाहर क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब आप टेम्परेचर करेंगे इंक्रीज, मान लो पहले ये जो था इसकी वाइब्रेट करने की कैपेबिलिटी इतनी थी, यानी कि मैक्सिमम इतना SHM कर पा रहा था इतनी दूरी में। अब क्या हुआ, जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये मेरे पास में इसका रास्ता बढ़ गया। अब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करने की कोशिश कर रहा होगा, और ये कहीं ना कहीं इनके बीच में जो वाइब्रेशन चल रही होंगी उनसे कहीं ना कहीं ये टकरा जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ, इनका वाइब्रेशन बढ़ गया, और वाइब्रेशन बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होना चाह रहा होगा इस मेटल के थ्रू, उसको एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा, एक उसको अपोज करने वाली फोर्स मिल जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी हमारे पास में हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। अब ये तो बात थी हमारे रेजिस्टेंस को लेके, लेकिन क्वेश्चन जो पूछता है वो ये पूछता है कि रेजिस्टिविटी के ऊपर में क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि रेजिस्टेंस अगर मेरा इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी भी मेटल्स के अंदर में क्या होगी, इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर के ऊपर में। ये जो स्पेसिफिक की बात करी थी मैंने, ये पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर के ऊपर हम बात करते हैं, 300 केल्विन के ऊपर हम बात करते हैं। लेकिन हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, जो ओम्स लॉ है वो फिजिकल कंडीशन, जैसे हमारे पास में टेम्परेचर, प्रेशर, मेटल, इन सबको लेकर हम बात करें तो वो कांस्टेंट लेकर हम देखी जाती है सारी चीज़ें। लेकिन अगर मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो डेफिनेटली उसका रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगा, और मैंने अगर इंक्रीज किया टेम्परेचर तो उसकी रेजिस्टिविटी भी मेरे पास में इंक्रीज होगी, और मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो उसकी रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। अब छोटी सी यहाँ पर चीज़ आपको देखनी है जो सेमीकंडक्टर्स को लेके। तो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो नेगेटिव रेजिस्टेंस के कोफिशिएंट होते हैं, उनके पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप बेसिक टेम्परेचर बढ़ा रहे हो लेकिन इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। अभी जब मैं थोड़ी देर के बाद में आपको बैंड्स के बारे में बात करूंगा तो उसके अंदर में आप देखेंगे कि 2 बैंड होते हैं हमारे पास में, एक होता है वैलेंस बैंड होता है, और एक मेरे पास में होता है कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे या जो भी चार्ज पार्टिकल आएंगे वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं करंट को फ्लो करवाने के लिए। और वैलेंस बैंड का मतलब होता है कि ये वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो वैलेंस सेल होती है उसके अंदर में जो रहते हैं, यानी कि उनको जंप करके कंडक्शन बैंड के अंदर में जाना होगा तभी वो अपना करंट फ्लो करवा सकते हैं। तो ये जो मेरे पास में सेमीकंडक्टर होते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, यानी कि जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इनकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, और रेजिस्टिविटी इनकी डिक्रीज हो रही है तो कंफर्म है कि उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, मेरे पास में डिक्रीज हो जाएगा। तो 2 की पॉइंट आप बिल्कुल याद रखना कि मेटल के अंदर में मैं टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस भी हमारे पास में क्या होगा, इंक्रीज होगा, और उसकी रेजिस्टिविटी भी मेरे पास में इंक्रीज होगी। ये मेटल की कहानी थी। लेकिन जब आप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो उसकी रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगी और उसकी रेजिस्टिविटी भी मेरे पास में डिक्रीज होती है। कई बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर में देखने को मिलेगा और बहुत बार आ भी चुका है। नेक्स्ट मेरे पास में टर्म आती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि जो रेजिस्टिविटी होती है उसका इन्वर्स कर दो, यानी कि कोई चीज़ अपोज कर रही है तो उसके कितना फ्लो, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, तो उसी तरह से एक आपको हेड दिख रहा है तो उसके पीछे टेल भी तो होगा। तो वो हेड और टेल की बात कर रहा हूँ। अगर आपको एक तरफ वो रोकने की कैपेबिलिटी रखता है तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर से पास होने की भी कैपेबिलिटी रखता होगा ना, तो उसका मैं रिवर्स कर देता हूँ तो उसको कंडक्टिविटी के नाम से, यानी कि सिग्मा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा, ये सिंबल आप लोगों को सामने दिख रहा होगा, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसको हम बोलेंगे ओम, मो पर सेंटीमीटर या फिर मो पर मीटर के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, अब कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं किसी भी जो हमारे पास में सेमीकंडक्टर्स होंगे, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल रट लेना, एक की थंब रूल है ये। आप किसी भी एटम को ले लो, किसी भी आप मेटल को ले लो, या फिर आप लोग सेमीकंडक्टर हो चाहे एन टाइप हो, पी टाइप हो, तो सबके लिए ये यूनिवर्सल मेरे पास में फॉर्मूला रहने वाला है। तो कंडक्टिविटी को आप हमेशा डिफाइन करेंगे
कैरियर कंसंट्रेशन, यानी कि आपके पास में एक सेमीकंडक्टर है, उसके अंदर में कैरियर कंसंट्रेशन क्या है। कैरियर कंसंट्रेशन का मतलब है कि उसके अंदर में चार्ज पार्टिकल क्या है। मान लो इलेक्ट्रॉन है मेरे पास में, इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन, इनकी कंसंट्रेशन कितनी है, तो ये आप कैरियर कंसंट्रेशन इनटू में चार्ज, उस पर्टिकुलर के ऊपर में चार्ज कितना है। जैसे यहाँ पर मेरे पास में इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पर इसके ऊपर में चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। लेकिन यहीं पर अगर ये होल आ जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसके ऊपर में ये वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू में 10⁻⁻19, और ये प्लस का हो जाएगा वहाँ पर। तो ये डिपेंड करता है उसके चार्ज कितना दिया गया है। और मोबिलिटी, यानी कि वो कितना अपने आप में मोबाइल है, यानी कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाने के लिए कितनी उसके अंदर में कैपेबिलिटी है, कितनी उसके पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी। क्योंकि आपने देखा था मेरे साथ में कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं म्यू इंटू में ई मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और म्यू मेरे पास में इसकी मोबिलिटी से हम इसको देखते हैं। तो मोबिलिटी यही डिफाइन करता है कि कितना उसके पास में कैपेबिलिटी है कि वो वहाँ से मूव कर जाए। जैसे इलेक्ट्रॉन की मैंने आप लोगों से बात करी थी, और सिलिकॉन और जर्मेनियम में, और उसी तरह से मैंने होल के लिए भी बात करी थी, पी से हम होल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों की कैरियर कंसंट्रेशन इंटू में चार्ज इंटू में मोबिलिटी की बात करेंगे। की रूल है भाई ये, ठीक है ना, थंब रूल है, इसको मैं बार बार यूज करूंगा, देखते जाना भी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कंडक्टिविटी जो होती है किसके ऊपर में डिपेंड करती है। तो आप बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कैरियर कंसंट्रेशन के ऊपर में, दूसरा चार्ज के ऊपर में, और तीसरा मोबिलिटी के ऊपर में। अब यहाँ पर मेरे को ये बताओ कि क्या कंडक्टिविटी टेम्परेचर के ऊपर में डिपेंड करेगी। बिल्कुल, आप इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। कहीं ना कहीं ये मोबिलिटी को इफेक्ट करेगा, मैं इसमें हिंट दे रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं मोबिलिटी को इफेक्ट करेगा जो हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे। तो मैंने सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ कि सेमीकंडक्टर के अंदर में मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होगी या फिर इंक्रीज़ होगी। बस इतना आप लोगों को मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, अगर आप लोगों ने पिछली क्लास अच्छे से देखी है तो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी वेरिएशंस को लेके। तो वेरिएशन जो होती है चार्ज पार्टिकल्स की, मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर, इनके अंदर में वेरिएशन आ सकती है, या फिर दूसरी हम कैरियर कंसंट्रेशन है उसके अंदर में भी वेरिएशन आएगा। तो ये टेम्परेचर के ऊपर में इनके इफेक्ट मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। अब बात कर लेता हूं मैं कि कैसे आप कंडक्टिविटी निकालेंगे। मान लो मैं मेटल्स की बात कर रहा हूं, तो मेटल के अंदर में तो केवल और केवल हमारे पास में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि उसको चार्ज को लेके जाते हैं। ये हमेशा पढ़ा है ना आप लोग को, जब भी एक मेटल ले लिया आपने तो आपको ये पढ़ाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं इस चार्ज को ले जाने के लिए, यानी कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप, मैंने जो एटीसी मैथ्स, एटीसी फिजिक्स जब मैंने करवाई थी, तो वहाँ पर आप जाके एक करंट का चैप्टर है उसको देखेंगे तो बड़ी खूबसूरती के साथ में आपको समझ में आएगी कि कैसे चार्ज पार्टिकल वहाँ पर चलते हैं। मैंने एनिमेशंस के थ्रू वहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है जी। अब यहाँ पर मेरे को बताओ मेटल्स के अंदर में, क्योंकि यूनिपोलर होते हैं, तो पहली चीज़ बात करें तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या था मेरे पास में, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो मैंने कहा कि कैरियर कंसंट्रेशन एन की मेरे पास में एन होगी, यानी कि जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनको एन से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। क्यू मेरे पास में क्या रहेगा, उसका चार्ज पार्टिकल रहेगा, और म्यू एन मेरे पास में तीसरा मैंने क्या कहा था, मोबिलिटी। तो मोबिलिटी जो करंट की होगी वो हम म्यू एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेटल्स के लिए जब भी कंडक्टिविटी आपको निकालनी है तो वही चीज़ आगे देखो, यूनिवर्सल फॉर्मूला आ गया, एन क्यू म्यू से आप इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। बार बार मैं इसका यूज़ करूँगा इस फॉर्मूले का यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखो कि मेटल्स के अंदर में जब हम कंसंट्रेशन जो इसकी जो सिग्मा यानी कि वो डिक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि हम टेम्परेचर जैसे इंक्रीज उसके अंदर में करेंगे तो उसकी मोबिलिटी क्या हो जाती है मेरे पास में, डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इन मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जो हमारे पास में मेटल्स होते हैं इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, केवल उसकी मोबिलिटी जो होती है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर में इफेक्ट करती है, ठीक है। अब आ जाओ सेमीकंडक्टर को लेकर। तो सेमीकंडक्टर के अंदर में आपको जानकारी होगी कि भाई इसके अंदर में दो चीज़ होती हैं, एक होता है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे होल्स होते हैं। तो दोनों ही यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल होती हैं, एक इसके अंदर में मेजोरिटी में रहेगा और एक यहाँ पर माइनॉरिटी में रहेगा, ठीक है। उसके बारे में हम देखेंगे जब एन टाइप या फिर पी टाइप के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे तब आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। लेकिन सेमीकंडक्टर के अंदर में बाइपोलर है तो इसकी कंसंट्रेशन हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा कंसंट्रेशन जो मेरे पास में रहेगी, क्योंकि इसके अंदर में दोनों है, इलेक्ट्रॉन भी है और होल भी है, तो दोनों की कहानी यहाँ पर मेरे को लिखनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन को मैं एन से रिप्रेजेंट करूंगा, हमेशा आप पूरी ईडीसी के अंदर में एन से रिप्रेजेंट करते हुए चलेंगे, और इसके चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी जो मोबिलिटी होगी इसको म्यू एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो कहानी हो गई भाई किसकी, मेरे पास में इलेक्ट्रॉन की कहानी होगी। लेकिन मुझे जानकारी है कि भाई सेमीकंडक्टर के अंदर में दोनों चीज़ें होती हैं, उसके अंदर में पॉजिटिव चार्ज भी होगा, तो पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन पी, उसके ऊपर में कितना चार्ज है क्यू, फॉर्मूला वही जो मैंने अभी मल्टीप्लिकेशन वाला बताया था ना आपको कि चार्ज कंसंट्रेशन इनटू में चार्ज इनटू उसकी मोबिलिटी। तो मोबिलिटी यहाँ पर अब दो चीज़ें आ चुकी, तीसरे मेरे पास में मोबिलिटी। तो ये टोटल एक कंसंट्रेशन आप लोग इसको जोड़ेंगे तो आपके पास में कंडक्टिविटी आ जाएगी किसकी, सेमीकंडक्टर की। भाई मेरे को बताओ मेटल के अंदर में सिंगल क्यों आ रही थी, क्योंकि मेटल के अंदर में केवल और केवल इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके करंट को फॉलो करवाने के लिए, तो वहाँ पर केवल हमें एक ही टर्म यूज़ करना पड़ा, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का नाम की कोई चीज़ नहीं होती है।
तो पॉजिटिव नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो यहाँ पर मेरे पास में सेमीकंडक्टर के अंदर में दोनों चीज़ें हैं, तो यहाँ पर इसके साथ में मुझे दोनों चीज़ें यूज़ करनी पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें कि सेमीकंडक्टर के अंदर में जो टेम्परेचर होता है उसका क्या इफेक्ट मेरे पास में पड़ने वाला है। तो जब भी हम टेम्परेचर को जो इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास में कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा था मेरे साथ अभी कि जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी मेरी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। रेजिस्टिविटी का उल्टा मेरे पास में क्या होता है, कंडक्टिविटी, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कहानी देखो मिलजुल के वो घुमा फिरा के वहीं पर चीज़ें मैं घुमा रहा हूँ आप लोगों को कि सिर्फ कहानी ये थी कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज हुई, लेकिन जब सेमीकंडक्टर की हम बात करते हैं तो हमारा मेन फोकस इसकी कंडक्टिविटी के ऊपर में रहता है। लेकिन कंडक्टिविटी का रास्ता जाता कहाँ से भाई, जब आप उसकी रेजिस्टिविटी को पढ़ लेते हैं तो रेजिस्टिविटी आपको समझ में आएगी, डिक्रीज होगी, और इसका उल्टा हम कर देंगे तो मेरे पास में उसकी कंडक्टिविटी आ जाएगी, तो कंडक्टिविटी इसकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये नोट्स मिलेंगे आप लोगों को, वहाँ पर आप जाके देख लेना। ये सारे मैं टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे सारी पीडीएफ्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें समझ में आई कि हमारे पास में जब भी मैं सेमीकंडक्टर की बात करूँगा तो इंट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक का मतलब है कि बिल्कुल प्योर है, उसके अंदर में कोई भी हमने इम्प्योरिटी नहीं डाली। जैसे कोई बच्चा हुआ इस दुनिया में आता है तो बिल्कुल प्योर है, उसके पास में कोई ख्याल नहीं है कि वो किस कास्ट से है, किस रिलीजन से है, कुछ भी नहीं है, उसको अपनी मस्त मौला ज़िंदगी जीनी है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है तो ये बच्चा क्या होता है, बड़ा होगा और इसके अंदर दिमाग के अंदर में आलतू फालतू के थॉट्स डाल दिए जाते हैं, भाई तुम्हारी ये कास्ट है, तुम्हारा ये रिलीजन है, तुम ये इस नेशन के हो। तो वो क्या होता है, थोड़ा उसके दिमाग के अंदर में इम्प्योरिटी आ जाती है, तो हम कहें कि उसके अंदर में एक्सटर्नेसिक जो चीज़ें हैं वो थोड़ा घर करना शुरू कर गई है। तो इंट्रेंसिक का मतलब होता है बिल्कुल प्योर, जो नेचर के थ्रू निकला है उसको हम बोलते हैं कि उसके अंदर में कोई भी हमारे पास में एबनॉर्मलिटी नहीं है, कोई भी उसके अंदर में बाहर से चीज़ें डोप नहीं करी गई है, तो उसको इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। तो सेमीकंडक्टर अपने आप में जब भी बोला जाए तो इसका मतलब यही होता है, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। चलो भाई, अब ये आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि एक छोटी सी की लाइन अगर मैं बता दूँ, इन इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ये एक नंबर का छोटा सा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं करंट डेंसिटी को लेकर। करंट डेंसिटी का मतलब होता है, जैसे आप लोगों से मैंने बात करी थी कि करंट जो है वो मेरे पास में, जब एक वायर की बात करते हैं तो वायर के अंदर में हम ये देखते हैं कि यहाँ से इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। यानी कि मैंने करंट को दे दिया था, हमेशा नाम दिया था कि कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है डिवाइडेड बाय टाइम। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने पिछले लेक्चर के अंदर में देखा था कि चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब मैं स्पेस की बात कर लेता हूँ, मान लो बड़ा सा मैंने सेमीकंडक्टर लिया जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो इसके अंदर में हम इसकी करंट से बात नहीं करते, हम ये बात करते हैं इसकी डेंसिटी को लेके, यानी कि इतना कितना पर यूनिट एरिया कितना करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा होता है। तो यहीं पर मेरे पास में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जे से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे आई डिवाइडेड बाई एरिया, यानी कि आई मेरे पास में क्या रहने वाला है भाई, ये टोटल करंट होता है कि कितना करंट वहाँ से जा रहा है, और पर्टिकुलर एरिया जो मेरे पास में सेमीकंडक्टर होगा उसका कितना एरिया, यानी कि सेमीकंडक्टर का एक बार समझो, ये आपने बार समझा, और इसका जो मेरे पास में एरिया था वो मान लिया हमने 2 मीटर स्क्वायर है। और यहाँ से जितना भी करंट जा रहा है तो मैं ये देखूंगा कि भाई इसके इतने से पाइप से, इतना सा पाइप जो है यहाँ से कितना मेरे पास में फ्लो हो रहा होगा, किसका, करंट का। तो बस वही जो कहानी है उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, करंट डेंसिटी के नाम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। करंट इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि मेरे पास में वायर नहीं होता, ये एक बार के रूप में हमें इसके रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, इसकी यूनिट यहाँ पर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से करंट की एम्पियर होगी और एरिया की मेरे पास में मीटर स्क्वायर, यहाँ पर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा एक बहुत ही फेवरेट फॉर्मूला इसके अंदर में यूज करते हैं, जे कॉम सिग्मा और ई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो कई बार आप लोगों को ये भी मिलेगा, जे इज इक्वल टू कंडक्टिविटी सिग्मा ई, बस ये आप लोगों ने देखा भी होगा। तो सिग्मा ई से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सिग्मा मेरे पास में कंडक्टिविटी होगी, कंडक्टिव आपको निकालनी आ गई है। की फॉर्मूला मैंने थंब रूल आप लोगों को बताया था कि कंसंट्रेशन इनटू में जो उसका चार्ज है वो, और इनटू में उसकी मोबिलिटी, बस इन तीन चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कंडक्टिविटी आ जाएगी, चाहे मेटल की निकालनी हो चाहे मेरे पास में सेमीकंडक्टर की निकालनी हो। तो यूनिट आप लोगों को इसको इजीली निकाल पाएंगे, मो वोल्ट के नाम से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मेटल्स के लिए बात करो जल्दी से, तो मेटल के लिए मेरे पास में क्या होगा, सिग्मा, बिल्कुल सिग्मा उठा के रखा भाई मैंने, एन क्यू म्यू एन, क्योंकि उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ई मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर के अंदर में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, तो ये तो मेरे पास में सिग्मा ई की एक मेरे को फॉर्मूला पता है। तो सिग्मा क्या होता है इसके अंदर में, ये पूरा कितना उसके इलेक्ट्रॉन के कारण में और कितना उसके अंदर में प्रोटॉन, यानी कि उसके पॉजिटिव चार्ज के कारण में यहाँ पर फ्लो हो रहा है। तो दोनों का हम प्लस करेंगे और इनटू में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हम लिख देंगे। तो ये मेरे पास में आ जाएगी सेमीकंडक्टर्स की क्या, इसकी करंट डेंसिटी। ये क्वेश्चंस आप लोग के पूछे जाते हैं,
जब न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं। तो इसकी यूनिट आप याद रखना एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, ठीक है भाई। अब बात करें कि जो कंडक्टिविटी की सेंसिटिविटी होती है वो मेरे पास में कितनी होती है। तो जो मेरे पास में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, इनकी कंडक्टिविटी जो होती है ना वो टेम्परेचर के साथ में इंक्रीज होती है। बिल्कुल होती है भाई, क्योंकि हमने देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है सेमीकंडक्टर की, और इसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी तो कंफर्म है कि इसकी कंडक्टिविटी मेरे पास में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब ये 1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में अगर जर्मेनियम के लिए पूछ लिया जाए कि उसकी कंडक्टिविटी कितनी इंक्रीज होती है, तो 6% होती है भैया। और ये स्टैंडर्ड डेटा है भाई, ये बिल्कुल टिपिकल वैल्यूज इसके अंदर में रखी गई है ये। और अगर मैं जर्मेनियम के बाद सिलिकॉन की बात करूं तो 1 डिग्री अगर मैं टेम्परेचर उसका चेंज करता हूं तो 8% उसका कंडक्टिविटी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इसलिए कहते हैं कि जब हम कंपेयर करते हैं जर्मेनियम को किसकी, सिलिकॉन की कंडक्टिविटी के साथ में, तो ये मेरे पास में क्या होता है, मोर सेंसिटिव होते हैं कौन, टेम्परेचर के लिए। बट सिलिकॉन जो होता है वो मोर सुटेबल होता है हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए, क्योंकि इनके अंदर में, हालांकि देखा जाए तो सिलिकॉन के अंदर में आप देख पा रहे हैं कि उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, तो ये टेम्परेचर के लिए हमारे पास में थोड़े सेंसिटिव भी होते हैं। और अच्छे क्यों होते हैं ये, क्योंकि इनके पास में लीकेज करंट जो होता है बहुत कम होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले उसको देखा भी था कि इसका लीकेज जो करंट है वो बहुत कम मात्रा में मिलता है अपने को सिलिकॉन के अंदर में, ठीक है जी। अब कहानी शुरू होती है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। अब असली जो हमारे पास में ईडीसी या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो शुरू हो चुके हैं। तो पहला जो टॉपिक इसके अंदर में आता है एनर्जी गैप को लेके। तो अब ये चीज़ें समझना कि एनर्जी गैप होता क्या है। मैं इसका डायग्राम आप लोगों को पहले ये समझाना चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉन ये डायग्राम बनते कैसे हैं। देखो ये मेरे पास में एक एटम है मान लो, और एटम के अंदर में ये इसकी KLM सेल इस तरह से आप लोगों ने पढ़ी थी। तो बाहर की जो सेल होती है ना, आउटर मोस्ट सेल होती है, ये इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई। ये मेरे पास में इलेक्ट्रॉन है, ये मेरे पास में इलेक्ट्रॉन है, और ये मेरे पास में इलेक्ट्रॉन है। मान लो मैं 4 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में रखे हुए। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से करंट को फ्लो करवाना है। तो करंट को फ्लो करवाने के लिए केवल और केवल ये अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले के अंदर में 2 रहेंगे, फिर उसके अंदर में 8 रहेंगे, और फिर हमारे पास में 8 और कुछ एक के अंदर में 18। आप लोगों ने जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, नॉर्मली हम इसके अंदर में 8 मान के चलते, KLMN सेल के अंदर में इस तरह से, ठीक है भाई। अब जो ये अंदर जो है ना अपने जो सेल के अंदर में बैठे हुए हैं, ये तो भाई यहाँ से टूट के जाएंगे नहीं। ये जो दूसरी सेल है, ये K सेल है, ये L सेल है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन क्या है कि इनको न्यूक्लियस ने बहुत टाइटली अपने पास में बाउंड करके रखा हुआ है। अब हमें जो रेस्पॉन्सिबल होंगे करंट फ्लो करवाने के लिए, केवल और केवल ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, यही रेस्पॉन्सिबल होंगे। अब ये भी तब यहाँ से फ्री होंगे, जिनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब मैं एनर्जी का बात करूँ तो इनके पास में हम एनर्जी बैंड को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन, कुछ के पास में ये एनर्जी थी, कुछ के पास में इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि जो ईडीसी होती है, या हम जो भी हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या सर्किट्स होते हैं, इनके अंदर में करंट जो होता है मिली एम्पियर्स के अंदर में काम करते हैं, या मिली वोल्ट के अंदर में काम करते हैं। तो एनर्जी की यूनिट भी हमें बहुत छोटी यूज़ करनी पड़ती है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। जूल अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट होती है। उसको और छोटा करने के लिए हम किससे करते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मेरे पास में वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसीलिए हम इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर भी मेरे पास में एनर्जी बहुत कम रखनी पड़ेगी। तो मैंने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन के पास में अलग एनर्जी है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास में थोड़ी और हायर एनर्जी है। तो मैक्सिमम मैं पहुंचा कि मेरे पास में ये इलेक्ट्रॉन्स थे जो इसके बाहर तक बंधे हुए थे, सबके पास में इस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल तक है। तो हम बोल देते हैं कि ये वैलेंस बैंड की मेरे पास में क्या होगी, मैक्सिमम एनर्जी है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं, इनके पास में मैक्सिमम एनर्जी इतनी है। लेकिन मुझे कंडक्शन करवाना है, तो भाई इन इलेक्ट्रॉन को मुझे यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा, और बाहर निकालना पड़ेगा मतलब मुझे कुछ ना कुछ इनको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब वो जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसी को हम क्या बोलते हैं कि भाई मुझे यहाँ से जंप करवा के ऊपर लेके जाना पड़ेगा, और इस पर्टिकुलर पॉइंट तक जब मैं एनर्जी देता जाऊँगा, यहाँ तक दे दिया मैंने, तब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा। अब जब ये बाहर आ गया, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकल के ये मूव करना शुरू कर गया बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द वोल्टेज, या फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से मूव करना शुरू करेगा, तो हम बोलते हैं कि इसके अंदर में क्या आ गया, कंडक्शन आ गया। कंडक्शन हम तभी तो बोलते हैं ना जब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से मूव करना शुरू कर दे, या फिर वो किसी ना किसी करंट के अंदर में अपना रेस्पॉन्सिबल हो, थोड़ा सा वो टेक पार्ट करना शुरू कर दे। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होगा, तो हम देखते हैं कि यार इतनी एनर्जी मैंने इसको उठाने में दी है, ये तो मेरी बेकार चली गई, ये तो किसी काम की नहीं भाई, ये आपकी गलत सोच है।
इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपने एनर्जी दी है ना, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये एनर्जी आपने उसको वहाँ से बाहर निकालने के लिए दी है, ताकि वो कहाँ चला जाए, एक वैलेंस बैंड के अंदर में चला जाए। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो वैलेंस बैंड होते सॉरी कंडक्शन बैंड के अंदर में चला जाए। तो ये जो कंडक्शन बैंड होता है, इसके अंदर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं आपके करंट को फ्लो करवाने के लिए। अब बात करें ये आते कहाँ से भाई, ये सिर्फ एक एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन है कि आप ये जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है ना भाई, अगर इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, अगर आपको इसको 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दोगे ना, तो ये यहाँ से सेल से बाहर निकलेगा और करंट को टेक पार्ट करना शुरू कर देगा। तो ये बताओ मेरे को, ये जो 0.5 आप लोगों ने दी, ये किस लिए दी गई थी? ये ताकि यहाँ से बाहर निकल जाए, यानी कि एक बैंड से दूसरे बैंड के अंदर में चला जाए, जिसको आप कंडक्शन बैंड के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे पास में आपको समझ में आई होगी कि वीबी मतलब वो मैक्सिमम एनर्जी लेवल है जो इन इलेक्ट्रॉन के पास में है। इतनी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन के, मैक्सिमम एनर्जी रखने वाले इलेक्ट्रॉन के पास में है। हर एक इलेक्ट्रॉन के पास में अलग अलग एनर्जी होगी, ठीक है ना। जो बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, तो एनर्जी भी अलग अलग इनके सेल्स के अंदर में होती है। -13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर के फॉर्मूले से हम पर्टिकुलर सेल की एनर्जी को निकालते हैं। तो ये डेप्थ में जाने की इतनी हमको जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आई चीज़ है कि वैलेंस बैंड क्या होता है और कंडक्शन बैंड के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा, हम बोलते हैं ना कि वैलेंस बैंड से वो कंडक्शन बैंड में चला गया। अरे भाई, एक्चुअल में हुआ क्या है कि उस इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी दे दी और वो वहाँ से बाहर निकल गया, और बाहर निकलने के बाद में मूवमेंट करना शुरू कर गया अंडर द इफेक्ट ऑफ वोल्टेज या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके कारण में वहाँ से करंट फ्लो हो गया। बस इतनी सी कहानी अगर आपको समझ में आ गई तो मेरी कहानी यहाँ से खत्म हो गई है। तो ये जो गैप आप लोगों ने दिया, इतनी एनर्जी जो आपने दी एक्स्ट्रा, जो मान लो 0.5 एनर्जी आप लोगों ने दी यहाँ पर, तो इसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप के नाम से जानते हैं, या फिर बैंड एनर्जी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब चलो इसी कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएंगी इसके अंदर में। तो ये देखो, वही चीज़ मैंने कही कि मेरे पास में वैलेंस बैंड है और ऊपर मेरे पास में कंडक्शन बैंड है। दिमाग के अंदर में आप लोगों को ये इमेज तैयार करनी है कि इनका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली बच्चों को ना थोड़े एक्सपीरियंस जो होते हैं उनको ये समझ में नहीं आता कि बैंड बना कहाँ से दिया। अरे भाई, बना कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक तरीका होता है रिप्रेजेंटेशन करने का कि भाई उसको बाहर निकालेंगे तब वो इस सेल के अंदर में जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास में कंडक्शन बैंड हो गया और नीचे मेरे पास में वैलेंस बैंड हो गया, और ये इन दोनों के बीच में जो है, इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप या फिर बैंड गैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये छोटी छोटी टिपिकल वैल्यूज है। टिपिकल वैल्यूज का मतलब होता है कि फिक्स नहीं है, थोड़ी बहुत वेरी कर सकती हैं, लेकिन हम इसके आसपास में इनको ऑन एन एवरेज वैल्यूज लेकर चलते हैं। तो 0 डिग्री जो मेरे पास में टेम्परेचर है, उसके अंदर में हम चेक करेंगे इसके एनर्जी गैप को, और हम 300 जो केल्विन है उसके अंदर में रिप्रेजेंट करेंगे इसके एनर्जी गैप्स को। तो जर्मेनियम के अंदर में जो मेरे पास में होता है Ag0, यानी कि एनर्जी गैप 0, तो ये होता है 0.785। यानी कि मैं यहाँ पर जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, यहाँ पर जो ये मान लो जर्मेनियम का मेरे पास में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, इसको यहाँ से बाहर निकालने के लिए कब 0 केल्विन के ऊपर में, 0 केल्विन के ऊपर में मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इसको, यानी इसके ऊपर में मुझे 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगाना पड़ेगा। ये एनर्जी गैप इतना होगा ताकि ये इस वैलेंस बैंड में चला जाए। वैलेंस बैंड में मतलब यहाँ से निकल के बाहर चला जाए, करंट के अंदर में अपना कंडक्शन करना शुरू कर दे। और जब सिलिकॉन की बात करेंगे तो 1.21 है, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है भैया, आप लोग के एग्जाम में बार बार देखी गई है, पूछी गई है। 300 वाली नहीं पूछते हैं, लेकिन वो 0 डिग्री वाली आप लोगों से ज़रूर पूछते हैं, तो याद रखना। क्योंकि आप लोग टिक क्या करेंगे, 1.1 सबको याद होती है, 0.7 भी आप लोग को याद होती है, ये भूल जाते हो आप लोग 1.21, 0.785। तो 0 डिग्री पे हमारी ये वैल्यू होती है, और 300 पर हमारे पास में 0.72 और 1.1 हमारे पास में सिलिकॉन के अंदर में होती है, ठीक है भाई। ये आप लोग को समझ में आएगी एनर्जी बैंड को लेके। तो एनर्जी बैंड आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरे पास में जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा, ये मेरे पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है भाई। और अभी मैंने कहा था कि जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रॉन है मेरे पास में, उसको मैं थर्मल इक्विलिब्रियम पे, थर्मल मैंने उसके अंदर में, या फिर मैंने कहा थोड़ा सा टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया, तो उसके पास में थर्मल एनर्जी मिलनी शुरू होगी। अब वो एनर्जी तो है ना, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हम ना तो उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको हम एब्जॉर्ब तो कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उसकी एक पोटेंशियल एनर्जी में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को भाई एनर्जी ज़्यादा मिल गई होगी, तो ज़्यादा मिल गई, तो भाई ये जो बैंड था, अब ये जो हम बात कर रहे थे, ये मेरे पास में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैठा हुआ था, जो वैलेंस बैंड के अंदर में यहाँ पर बैठा हुआ था, इसको टेम्परेचर ने और एनर्जी दे दी। जो बाहर वाला इसके अंदर में बैठा हुआ था ये इलेक्ट्रॉन, इसको और एनर्जी मिल गई, तो ये अपने मैक्सिमम एनर्जी वाला लेवल कहाँ पहुँच गया, इसका लेवल यहाँ पहुँच गया भाई।
और ये मेरे पास में कंडक्शन बैंड तो अभी बना हुआ है ना कि भाई इसको तो इतनी मैक्सिमम एनर्जी चाहिए ताकि वो कंडक्शन बैंड में चला जाए। अब ये क्या हुआ, थोड़ा ऊपर चला गया और टेम्परेचर को मैंने बढ़ाया तो उसको और एनर्जी मिल गई, और एनर्जी मिल गई तो ये अपने इस लेवल पर और ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर चला गया। तो कुछ टाइम क्या पता लगेगा कि इनके बीच में गैप क्या हो गया, कम हो गया। तो यहीं से इसको ये रिप्रेजेंट यहाँ पर किया गया है कि जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मेरे पास में एनर्जी गैप डिक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है उसका रीजन मैंने आपको बताया कि उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है, ताकि वो इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस बैंड के बिल्कुल एज पर बैठा हुआ है यानी कि मैक्सिमम एनर्जी रखने वाला, तो उसको थोड़ी और एनर्जी मिलेगी और ऊपर चला जाएगा वो। और हमें पता है कि इसको बैंड को क्रॉस करने के लिए इतनी एनर्जी उसको सफिशिएंट थी। मान लो पहले 0.5 चाहिए थी, अब उसको 0.25 चाहिएगी। क्यों? क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी उस लेवल तक जा चुका है। ठीक है, अब ठीक है भाई, ये मेरे पास में होगी। अब मुझे किसी भी टेम्परेचर के ऊपर में इसकी एनर्जी गैप को निकालना हो तो एक फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे कि Eg नोट, यानी कि जो भी आपका एनर्जी गैप है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना है, सॉरी 0 केल्विन के ऊपर में कितना है, क्योंकि सारी वैल्यूज हमें केल्विन के अंदर मिलेंगे। बीटा नोट इंटू में टी। बीटा नोट मेरे पास में क्या होता है, मटीरियल कॉन्स्टेंट होता है। इसका ज़्यादा आप लोग को यूज़ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि क्या हमारे पास में, जैसे सिलिकॉन की बात करूँ तो सिलिकॉन के अंदर में 0 पे कितना होता है, 0 केल्विन पे 1.21 होती है, और जर्मेनियम के अंदर पे 0.785 होती है। तो ये अलग अलग मटीरियल कॉन्स्टेंट के बेसिस के ऊपर में हम इसकी रिप्रेजेंट करते हैं। ये वैल्यूज़ आप लोग ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं, बाकी कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं भी। चलो अब मैं बात कर लेता हूँ आप लोग के साथ में एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ मेटल एंड कंडक्टर्स को लेके। तो जो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होती है किसके अंदर में, मेटल्स के अंदर में बहुत हाई होती है। किस रेंज में होती है, 10⁻28 पर मीटर क्यूब की जो कंसंट्रेशन होगी वो हम इसके वॉल्यूम के अंदर में बात कर रहे होते हैं। तो वॉल्यूम के अंदर में यानी कि मीटर क्यूब ही आता है ना उसके अंदर में, वॉल्यूम की जब देखते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन इतनी होती है 10⁻28, बहुत हाई इसकी कंसंट्रेशन होती है। और हमें ये भी जानकारी है कि इसके अंदर में क्या होता है, यूनिपोलर होते हैं, यानी कि केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके अंदर में करंट फ्लो करवाने के लिए। मान लो मैंने कॉपर का वायर लिया, इसको बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखूंगा तो इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमने देखा तो इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन्स है जो कि मूव करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, यानी कि ये मेरे पास में यूनिपोलर है और इसकी कंसंट्रेशन 10⁻28 मेरे पास में रहती है। ठीक है भाई, अब इसके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं टेम्परेचर्स को लेके। क्वेश्चन का कई बार पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन होती है मेटल्स के अंदर में वो डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर और नॉट। तो हमें जानकारी है कि भाई इलेक्ट्रॉन जितने भी फ्री हैं वो तो फ्री ही इसके अंदर में रहेंगे, उसके अलावा और जनरेट नहीं होंगे। सेमीकंडक्टर्स के अंदर में जनरेट हो जाते हैं लेकिन मेटल्स के अंदर में जनरेट नहीं होते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होते हैं। ठीक है, अब जो एनर्जी बैंड का डायग्राम बनाता हूँ वो उसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझ लेना। ये मेरे पास में पहले 0 डिग्री पर बात करेंगे, फिर हम जो हमारा 0 केल्विन पर बात करेंगे, क्योंकि डिग्री जो होती है वो केल्विन के साथ में हम यूज़ नहीं करते हैं। अगर फिर भी कई बार मेरे अगर निकल जाती है तो आप उसको ये मान के चलेंगे केवल मैं केल्विन की बात कर रहा हूँ। तो 0 केल्विन के ऊपर में हम बात करेंगे तो जो मेटल होता है उसके अंदर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इनके अंदर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि उसके पास में इतनी सफिशिएंट एनर्जी होती है, वो अपने आप में फ्री होते हैं, ताकि वो इजीली, हमने थोड़ा सा भी उसको पुश बैक किया तो वहाँ से क्या करेंगे, वो इजीली कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। यानी कि उसके अंदर में एनर्जी गैप जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, 0 के बराबर में रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे मेटल्स को हमने 300 केल्विन पर लेके गए तो होगा क्या इसके अंदर में, ये जो कंडक्शन बैंड है ना, कहानी तो वही रहने वाली है मेरे पास में कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिलनी चाहिए कि बाहर निकल जाए। भाई उसके पास में ऑलरेडी पहले से एनर्जी थी, जब 0 केल्विन के ऊपर में था वो तो बिल्कुल इसके एज में एज मिला बैठा था। अब क्या हुआ, उस इलेक्ट्रॉन को और एनर्जी मिल गई, वो अपनी एनर्जी लेवल को ऊपर उठा लेगा। ठीक है ना, यहाँ पर मान लो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको चाहिए था, तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑलरेडी था उसके पास में, लेकिन हमने क्या किया, और उसकी टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो वैलेंस बैंड वाला बैठा था ना भाई, वो थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, और ऊपर चला गया, यानी उसके पास में 1.6 होगी, और एनर्जी बढ़ाएंगे तो 1.7 होगी, और ऊपर तो हमारे पास में कंडक्शन बैंड था ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके कंडक्शन बैंड और मेरे पास में वैलेंस बैंड, इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, ओवरलैपिंग हो जाती है। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, उनके बीच में क्या हो जाती है, ओवरलैपिंग हो जाती है। और यही ओवरलैपिंग मेरे पास में क्या करती है, उसके रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से उसके अंदर में कंडक्टिविटी मेरे पास में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड मेटल्स हैविंग पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे से ओवरलैप हो गए हैं, इसीलिए वहाँ पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आ जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे। तो मेटल्स के अंदर में जो हमारे पास में होते हैं, देयर विल बी ओनली ड्रिफ्ट करंट, क्योंकि वहाँ पर मेरे पास में केवल इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होंगे करंट के लिए, और जिनको मैं फोर्स करके यानी कि पीछे से वोल्टेज लगाऊंगा तभी वो आगे की तरफ में मूव करेंगे। अपने आप यहाँ पर मूव करने वाला कोई नहीं है, यानी कि कोई भी डिफ्यूजन करंट इसके अंदर में नहीं रहेगा। डिफ्यूजन
डिफ्यूजन करंट मैंने आप लोगों को बताया था कि ये केवल और केवल कंसंट्रेशन के ऊपर में डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंसी होती है, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ में मूव करते हैं। चलो अब मैं कंडक्शन बैंड ऑफ इंसुलेटर की बात कर लेता हूँ। तो इंसुलेटर आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है और इन नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस का, यानी कि आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो इनका रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम होता जाता है। और जो इसके क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि जो इसका एनर्जी गैप है वो कितना होता है, तो आप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इससे या इससे ज़्यादा हमारे पास में इसके एनर्जी गैप रहता है। ठीक है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो आता है हमारे पास में सेमीकंडक्टर्स को लेकर हम बात कर लेते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स वो हमारे पास में जो एलिमेंट्स होते हैं, जो पीरियोडिक टेबल होती है उसके हमारे पास में फोर्थ ग्रुप के अंदर में डिपेंड करते हैं, यानी कि जिनके वैलेंस बैंड्स के अंदर में, वैलेंस सेल के अंदर में 4 इलेक्ट्रॉन, जैसे सिलिकॉन की बात करूँ तो सिलिकॉन के अंदर में वैलेंस बैंड के अंदर में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी तरह से जर्मेनियम है, जर्मेनियम भी फोर्थ ग्रुप के अंदर में आता है, तो उसके भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमें वही सेमीकंडक्टर यहाँ पर यूज़ करने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो एनर्जी गैप होता है वो मेरे पास में बहुत कम होता है। जो अभी आपने वैल्यूज़ भी देखे 0.7 1.5 इसके बीच में रहते हैं। तो अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि मैंने वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड यहाँ पर जो आपको रिप्रेजेंट करी है इनका मतलब क्या होगा। तो 0 केल्विन पर जब हमने बात करी तो सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ थे, वैलेंस बैंड के अंदर में थे और कंडक्शन बैंड के अंदर में कोई नहीं था। लेकिन जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन मेरे पास में कहाँ जाता है, कंडक्शन बैंड के अंदर में चले जाते हैं। वही चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि जब यहाँ पर 3, बिल्कुल देखो एक छोटी सी चीज़ और बताऊँगा मैं आप लोगों को, ये एक की पॉइंट बना लेना कि कैसे एक होल और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जनरेट होते हैं। मान लो मेरे पास में 5 डब्बे हैं, ये मेरे पास में 5 डब्बे हैं और ये मेरे पास में 3 4 5 डब्बे हैं। सभी के अंदर में मैंने क्या कर रखा है, यहाँ से इसके अंदर में एक इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, भाई सभी के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन सभी के अंदर में फिल है, यानी कि इनके पास में अपना पूरा पैकेज है, ये पूरा पैक है, ये पूरा पैक है, एक होल है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे को आपस में पकड़ के बैठे हुए हैं। अब क्या करता हूँ मैं कि इसको यहाँ से, ये वाला जो है इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। ये बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया, तो यहाँ पर मेरे पास में एक होल बच गया, खाली बच गया ये। और ये मेरे पास में क्या था, ये तो पूरे पैकेज है, ये पूरा पैकेज है, ये भी पूरा पैक है और ये भी मेरे पास में पूरा पैक है। अब क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे वाले में ये निकलेगा और ये इसके अंदर में चला जाएगा। अब थोड़ा सा समझना इसको कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, देखो इस साइड में जा रहा है। अब होल कहाँ हो जाएगा, अब होल मेरे पास में ये हो जाएगा, दूसरे वाला यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मेरे पास में होल हो जाएगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया, इसका फिल हो गया। फिर तीसरा मेरे पास में ये है, चौथा है और ये पांचों मेरे पास में, ये तो पूरे फिल बैठे हैं, ये भी फिल बैठा है और ये भी फिल बैठा है। अब क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर में, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, अब इसका इलेक्ट्रॉन उठकर इसके अंदर में चला जाएगा। तो पहले मेरे पास में होल यहाँ था, फिर ये यहाँ पर आ गया, फिर ये यहाँ पर आ गया, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा और थोड़ी देर के बाद में ये आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि होल मेरे पास में अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन मेरे कहाँ जा रहे हैं, देखो ये इस डायरेक्शन में चलते हुए जा रहे हैं। यानी कि जब भी मेरे पास में कोई एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो अपने पास में एक होल को छोड़ के चला जाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को अपने पास में छोड़ के चला जाएगा। यानी कि ये हमेशा और हमेशा रिलीज होते हैं किसके फॉर्म में, एक पेयर के फॉर्म में रिलीज होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर मेरा इस डायरेक्शन में चल रहा है तो होल मेरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होता है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जब मैंने यहाँ से इसको एनर्जी दिया तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो रिलीज होंगे, क्योंकि मूव करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, मेरे पास में इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। होल तो सिर्फ एक हमारे पास में एक अजम्पशन होता है, जैसे आप गॉड को मानते हैं ना, तो उसी तरह से हमें होल को भी मान के चलना पड़ेगा। ओके, और ये क्यों जनरेट होता है उसका मैंने बताया कि एक से यहाँ से निकला, तो हमारा सोचने का नज़रिया है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पर चला गया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो हमें ऐसा लग रहा है कि होल भी तो चल रहा होगा, होल अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होगा, बस इतनी सी कहानी थी। तो ये जब निकलेगा होल, 3 यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के गए, तो 3 यहाँ पर क्या हो गए, वैलेंसीज अपनी छोड़ गए, यानी कि वैकेंसी छोड़ गए, वहाँ पर मेरे पास में होल जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी। इसके अंदर में भी एनर्जी जो होती है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मेरे पास में टेम्परेचर को लेके। ठीक है, अब ये एक आइंस्टीन इक्वेशन आती है। आइंस्टीन इक्वेशन क्या बोलता, इसके अंदर में बोलता है, ये बोलते हैं कि मेरे पास में जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट होता है डी और म्यू, मेरे पास में मोबिलिटी होती है किसकी, होल्स की, और मेरे पास में जो इसके जो आपका होल हो गए और आपके पास में इलेक्ट्रॉन हो गए, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो मेरे पास में क्या होता है, थर्मल वोल्टेज के बराबर में रहते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है, बार बार आपसे पूछा जाता है, तो आप लोगों को याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। DU यूनिवर्सिटी का नाम सुना आप लोगों ने, ये कई बार क्या पूछ लिया जाता है, U/D भी नाम से भी पूछ लिया जाता है आप लोगों से। तो DU यूनिवर्सिटी यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप लोगों को याद रखना है। आइंस्टीन इक्वेशन को D ऊपर आएगा, U मेरे पास में नीचे आएगा, और ये किसके इक्वल होगा, थर्मल जो हमारे पास में वोल्टेज जनरेट करती है, जिसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था T/11600। ठीक है ना, इसके इक्वल रखेंगे तो आप लोग को ये वैल्यूज़ मिल जाएंगे, यानी उसके डिफ्यूजन कोफिशिएंट और मेरे पास में मोबिलिटी को लेकर हम इसके अंदर में देखते हैं।
ठीक है। दूसरा आप लोगों को ये वैल्यू समझ में आ गई कि इन दोनों का रेशो जो होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन दोनों का रेशो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेरे पास में टेम्परेचर को लेके। यानी कई बार मेरे को क्या दे रखा होगा, म्यू दे रखा होगा यानी कि मोबिलिटी दे रखी होगी, और टेम्परेचर मेरे को दे रखा होगा, मुझे डिफ्यूजन कांस्टेंट निकालने के लिए बोल दिया जाएगा, जो कि हम देखेंगे डिफ्यूजन कांस्टेंट जब हम सेमीकंडक्टर डायोड्स के अंदर बात करते हैं तो वहाँ पर इस फॉर्मूले की हमें बार बार जरूरत पड़ती है इसको। ठीक है, तो द यूनिट ऑफ द मोबिलिटी ऑफ द डिफ्यूजन कांस्टेंट इज मेरे पास में वोल्ट इनवर्स, ये भी ध्यान रखेंगे आप, वोल्ट इनवर्स इसकी यूनिट होती है। तो d बाई यू की वैल्यू मेरे पास में वोल्ट होती है, और u बाई डी की मेरे पास में क्या आ जाएगी, इसकी वोल्ट इनवर्स आप लोग इसको लिखेंगे। चलो अब मैं बात कर लेता हूँ डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ चार्ज जो कैरियर्स होते हैं उसको लेकर। तो यहाँ से आप लोगों ने फॉर्मूला डेवलप कर लिया होगा, d बाई यू दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा मेरे पास में, vt के इक्वल होता है। तो खाली डिफ्यूजन कांस्टेंट अगर आपको जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स है उनका निकालना है तो आप क्या करेंगे, डी एन इक्वल टू म्यू एन वी टी कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास में डिफ्यूजन कांस्टेंट किसका आ जाएगा, मेरे पास में इलेक्ट्रॉन्स का आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, डिफ्यूजन कांस्टेंट होता है क्या, डिफ्यूजन कांस्टेंट का मतलब होता है कि मान लो मेरे पास में ये एक मेम्ब्रेन है, जैसे आपके आरओ जो होते हैं उनके अंदर में होती है, तो यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन रखा हुआ है। अब ये हाई कंसंट्रेशन की चीज़ें भरी हुई है, आपने एक होल कर दिया तो अब ये चीज़ें यहाँ से इधर में जाना शुरू कर जाती है। तो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू होगी, जितना तो हमेशा जाएगा ही जाएगा, उससे कम या ज़्यादा हो सकता है, वो डिपेंड करेगा हमारे पास में किस तरह की सिचुएशन है, यानी कि कितना आपने होल यहाँ पर किया है, किस तरह का मटीरियल आप लोगों ने यूज़ किया है, लेकिन इतना मिनिमम तो आप लोग को देखने को मिलेगा। यानी कि वो डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट मेरे पास में जो होगा उसको हम करते हैं म्यू एन इंटू में वी टी से रिप्रेजेंट करेंगे इसके अंदर में, और होल के अंदर में हम करेंगे म्यू पी इंटू में वी टी से। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया, या फिर मीटर स्क्वायर पर सेकंड के इसकी हमारे पास में कांस्टेंट जो डिफ्यूजन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, मीटर स्क्वायर यानी कि कितना एक सेकंड के अंदर में कितना मीटर स्क्वायर यानी कितना एरिया उसका फ्लो कर गया, तो वो डिफ्यूजन कांस्टेंट मेरे पास में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके अंदर में जो एन टाइप के मेरे पास में होता है इसकी मेजॉरिटी को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए मेरे पास में जो लो है, तो दूसरा मेरे पास में जो लॉ आता है इसको हम बोलते हैं मास एक्शन लॉ के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मास एक्शन लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि आपका कोई भी एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है कि आपने कोई एक भी सेमीकंडक्टर लिया और उसके अंदर में आपने डोपिंग कर दी, मान लो आपने एन टाइप का बना दिया या पी टाइप का बना दिया। आप लोगों ने इंजीनियरिंग किया है तो इतना तो आपको जानकारी होगी कि एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक क्या होता है। तो इन्होंने कहा कि जितनी इसके अंदर में कंसंट्रेशन मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज की है पी, और जितनी इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज की है एन, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो मेरे पास में होता है इंट्रेंसिक जो होगी, इंट्रेंसिक यानी कि जब ये बिल्कुल प्योर था, यानी कि टोटली इसके अंदर में पॉजिटिव थे या फिर इसके अंदर में टोटली मेरे पास में इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए थे, कोई भी इंप्योरिटी इसके अंदर में नहीं डाली गई थी, तो उस टाइम पे इनकी कंसंट्रेशन क्या थी। कंसंट्रेशन का मतलब है कि पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर पर मीटर क्यूब इनके अंदर में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे उसके स्क्वायर के बराबर में होता है, और इसको हम बोलते हैं मास एक्शन लॉ के नाम से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं इसके अंदर में। तो एन आई स्क्वायर इक्वल टू एन पी से हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, अब ये देखो इसके अंदर में जब मेरे पास में केवल एन टाइप का सेमीकंडक्टर, यानी कि आप एन टाइप से समझ पा रहे होंगे कि उसके अंदर मेजॉरिटी में क्या रहेंगे, मेरे पास में नेगेटिव चार्ज रहेंगे। तो नेगेटिव चार्ज रहेंगे तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन एन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोग के पास में है ये। ठीक है, और होल्स की मेरे पास में पी एन रहने वाली है। तो अगर मेरे से ये पूछ लिया जाए कि माइनॉरिटी कैरियर कितने होंगे, तो माइनॉरिटी कैरियर उसके अंदर में एन टाइप के अंदर में क्या होंगे, एन से नेगेटिव, तो माइनॉरिटी ये तो मेजॉरिटी हो गया, तो माइनॉरिटी क्या होंगे मेरे पास में पी टाइप होंगे यानी कि पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो पी एन फॉर्मूला था ना, एन पी इक्वल टू एन आई स्क्वेयर, पी मेरे को चाहिए तो एन को नीचे ले जाओ, तो एन मेरे पास में हो गया यानी कि उसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज और ऊपर आ जाएगा एन आई स्क्वायर यानी कि उसके इंटेंसिटी कितने मेरे पास में। उसी तरह से पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा तो मेजॉरिटी चार्ज तो मेरे पास में पी होगा, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज मेरे पास में क्या होगा, एन यहाँ पर आ जाएगा। तो फॉर्मूला वही रखना है मेरे को, एन आई स्क्वायर। ये आपके एग्जाम्स के अंदर में वैल्यूज़ मिलती हैं कि इसकी इंट्रेंसिक कंसंट्रेशन इतनी है, इतने नंबर ऑफ मेरे पास में इसके मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, आप बताओ कि माइनॉरिटी कैरियर्स कितने मिलेंगे इसके अंदर में। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना कि एन इंटू में पी, जब हम किसकी बात कर रहे थे, नेगेटिव यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और ये मेरे पास में पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इन दोनों की वैल्यूज़ मेरे पास में इक्वल होगी एन आई स्क्वायर के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला उसी का छोटा सा रूप है ये कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं जो एन आई स्क्वायर यानी कि जो इंट्रिंसिक डिवाइडेड बाई जो भी मेजॉरिटी चार्ज कंसंट्रेशन होगी उसको आप हमेशा डिनोमिनेटर में रखेंगे, जैसे हमने पीछे भी किया है कि जो भी मेरे पास में एन आई स्क्वायर यानी कि इंट्रिंसिक ऊपर रखा, और जो भी मेरे पास में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे उनको मैंने डिनोमिनेटर में रखा। ठीक है, और जो मेरे पास में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन वो डायरेक्टली डिपेंड करती है डोपिंग के ऊपर में, इसको लेकर हम जब डोपिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर और चीज़ें इसके साथ में बात करेंगे। ओके, तो ये पूरी कहानी थी आप लोग के पास में डोपिंग की लेकर। अब मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों से इंट्रिंसिक
जो कंसंट्रेशन होती है उसको लेकर बात कर लेते हैं। इसके अंदर में छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि इंट्रिंसिक जो कंसंट्रेशन होती है, यानी कि बिल्कुल प्योर जो मेरे पास में जो सेमीकंडक्टर है उसके अंदर में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं। तो इसके अंदर में जितने नंबर ऑफ होल्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बताया था ना आपको कि जो होती हैं सारे पेयर्स के अंदर में होती है, यानी कि कोई भी पेयर अलग नहीं होगा। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही उनको फिल करने के लिए, सॉरी, जितने नंबर ऑफ होल्स होंगे उन सबको फिल करने के लिए मेरे पास में इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ मेरे पास प्रोटॉन होंगे, सॉरी पॉजिटिव चार्ज होंगे, और ये सारे मेरे पास में इंटरसेनिक जो इसके कंसंट्रेशन हो गए उसके नाम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने पार्ट्स पे डिपेंड करता है। तो फॉर्मूला तो हमारे पास में होता है ni² का, जिसके अंदर में टेम्परेचर के ऊपर में ये क्यूब से डिपेंड करता है। लेकिन खाली हमें इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन को पूछ लिया जाए तो टेम्परेचर के ऊपर में 3/2 की टर्म पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक जो कंसंट्रेशन है वो किस पे डिपेंड करेगी, 3/2 से। आप इसको डोमिनेटिंग फैक्टर मेरे पास में ये होता है इन सभी, हालांकि डिपेंड देखो हर चीज़ के ऊपर में कर रही है, A0 के ऊपर में भी कर रही है, इजी के ऊपर में, एनर्जी गैप के ऊपर भी कर रही है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये टेम्परेचर, इनके ऊपर में भी कर रही है। लेकिन मेजोरिटी जो होगी, यानी कि डोमिनेट जो फैक्टर होता है मेरे पास में जो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन का, वो 3/2 के ऊपर में डिपेंड करता है। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है इसके अंदर में, IAS के अंदर में, गेट के अंदर में पूछा गया है क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछा गया था इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन ni², ये दिया था क्वेश्चन में, वो किस पे डिपेंड करती है। तो दोनों ऑप्शन थे, T⁻³ और T⁻³ भी था। तो जिसने नहीं पढ़ा होगा वो 3/2 करके आ गया होगा सीधा। क्यों? क्योंकि उसने तो एक ही चीज़ देख रखी थी कि यार ni, अच्छा इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन 3/2 पे होती है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन घुमा दिया, ni² दे दिया। अच्छा, अगले क्वेश्चन के अंदर में ni दिया हुआ था, तो इस पर टेम्परेचर के ऊपर में 3/2 टर्म पे ये डिपेंड करती। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें थी, आप लोगों ने यहाँ पर समझ ली होंगी। चलो अब मैं बात कर लेता हूँ आगे आप लोगों से कि सिलिकॉन को हम इतना क्यों यूज़ करते हैं। तो सिलिकॉन की छोटी छोटी चीज़ें नोट्स में आप लोगों को मिलेंगे, तो वहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं कि सिलिकॉन जो होता है ये 1400 डिग्री के आसपास में हमारे पास में क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बना लेता है। तो चिपेस्ट इंसुलेटिंग मटेरियल हमारे पास में, इसका लीकेज करंट बहुत कम होता है, हायर टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट है ये, लो पावर और हायर पावर हैंडलिंग के लिए अच्छे हैं, प्लेंटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सरफेस, यानी कि अर्थ के ऊपर में बहुत ज़्यादा ये पाए जाते हैं। जो मिट्टी होती है उसके अंदर में भी सिलिकॉन की बहुत ज़्यादा मात्रा आप लोगों को मिलती है। ठीक है, तो भाई ये पूरी कहानी थी आज के लेक्चर को लेके। सिलिकॉन की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये की होती है कि इसके पास में कंडक्टिविटी मेरे पास में कम होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम इसको यूज़ करते हैं। जर्मेनियम को हम क्यों यूज़ नहीं करते, जर्मेनियम भी तो है। जर्मेनियम भाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, कम टेम्परेचर के अंदर में वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो वो इसीलिए हम इसका कम से कम यूज़ करते हैं। सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा आप लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये कहानी आज के लेक्चर की यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे डिफ्यूजन और डिफ्यूजन करंट्स को लेके। फिर इसके जो मेन टॉपिक्स जो हमारे पास में शुरू हो जाएंगे, सेमीकंडक्टर डायोड्स हमारे पास में शुरू हो जाएंगे, इनके कंसंट्रेशन को लेके हमारे पास में शुरू हो जाएंगे, डोपिंग शुरू हो जाएगी। डोपिंग के बाद में मैं बात करूंगा आप लोगों से एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर्स होंगे उनको लेकर। फिर चलो आगे देखते हैं उसके अंदर में, जैसे जैसे चीज़ें चलती जाएंगी आप लोगों को और मज़ा आना शुरू हो जाएगा इसके अंदर में। ठीक है, तो आप लोग जितना सर्कुलेट कर सकते हैं इस वीडियो को उतना कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका एडवांटेज मिल जाए। और भाई रही बात आप लोग के अदर बैचेज़ को लेकर, अदर क्लासेस को लेकर, बहुत जल्द आप लोग स्टार्ट हो जाएंगे। बस जुड़े रहिएगा और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिएगा। और हाँ, दूसरी चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को कि टेस्ट सीरीज़ कोई भी हो तो आप पक्का से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने अपना जो फोटोनिक्स चैनल का लिंक ग्रुप है उसके अंदर में मैंने एक टेस्ट बुक का करके आप लोग को लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। अगर वहाँ से जाएंगे तो आप लोग को टेस्ट सीरीज़ के ऊपर में 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो आपकी टेक्स्ट बुक वाली है। ठीक है ना, वो कोड आप लोग को दिया गया है और उससे आप परचेज़ कीजिएगा और HCL के जितने भी टेस्ट सीरीज़ हैं वहाँ से लगाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप जब एग्ज़ाम के अंदर में बैठे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट वहाँ पर फील हो आप लोग। ठीक है, टाइम को अच्छे से मैनेज करते हुए। थैंक यू।